कहानी का एमसी अभी भी एक छोटा बच्चा था जो एक बिल्कुल सुनसान और अलग थलग जगह पर खड़ा था, जहां उसके मॉम और डैड उसे इसलिए छोड़कर चले गए थे ताकि वो लेवल 5 के वेस्टलैंड पेल वुल्व्स का शिकार बन सके। चारों तरफ से वुल्व्स ने एमसी को घेर लिया और डर के मारे वो रोते हुए चिल्लाया, मॉम, डैड, मुझे बचाओ, मेरे पास मत आओ। इसी समय सारे वुल्व्स एक साथ एमसी पर जंप कर देते हैं, जिससे डर के मारे एमसी ने अपना सिर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अचानक कुछ स्वॉर्ड स्लैशेस दिखाई दिए और सारे वुल्व्स एक ही पल में मारे गए। एमसी अभी भी डर से कांप रहा था। तभी एक आदमी ने उससे कहा, लिटिल गाय, अब सब ठीक है। जिस पर एमसी शॉक्ड होकर पूछता है, मैं ठीक हूं? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, यस, चलो मैं तुम्हें सिटी वापस ले चलता हूं। और देखते ही देखते एमसी ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। सीन चेंज होता है और अब एमसी बड़ा हो चुका था। जब अवेकनिंग सेरेमनी में उसने शैडो मेज क्लास अवेकन की थी, लेकिन इस दुनिया में शैडो मेज को एक यूजलेस क्लास माना जाता था, क्योंकि हमें पता चलता है कि एक शैडो मेज को स्केलेटन समन करने के बाद उसे दोबारा समन करने के लिए पूरे 10 मिनट वेट करना पड़ता है, और किसी भी डंजन में 10 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। चेंशी अपने माथे पर हाथ रखते हुए सोचता है, अगर मैं किसी और क्लास का होता तो शायद मैं भी अपनी टीम में शैडो मेज को नहीं लेता, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अंकल लो की तरह कोई एसएसएस रैंक हिडन क्लास अवेकन होगी, क्योंकि मेरे मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट में 150 पॉइंट्स आए थे। तो इतनी बुरी लक भी नहीं हो सकती कि कम से कम स्पेशल क्लास भी ना मिले। अपने स्टैट्स देखकर चेंशी लगभग रो पड़ा और सोचा, कितने ऑर्डिनरी स्टैट्स हैं। तब हमें सिस्टम के रूल्स के बारे में पता चलता है कि मेंटल स्ट्रेंथ 25-85 वाले रेगुलर क्लासेस अवेकन कर सकते हैं, 85 से 105 वाले रेयर क्लासेस अवेकन करने का चांस रखते हैं, और 105 प्लस वाले एसएसएस रैंक हिडन क्लासेस अवेकन करने का चांस पाते हैं। चेन शी मन ही मन सोचता है, इस बैच में मेरे अलावा सिर्फ जियांग मेंगवाई की मेंटल स्ट्रेंथ 105 से ऊपर है और उसके पास सिर्फ 110 पॉइंट्स हैं, जबकि मेरे पास उससे पूरे 40 पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो पता नहीं वो कौन सी क्लास अवेकन करेगी। तभी अंदर से किसी की जोरदार आवाज आती है, जियांग मेंगवाई, वॉइड वॉन्डरर, एसएसएस रैंक हिडन क्लास। ये सुनते ही चेंशी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। अब जियांग मेंगवाई को दिखाया जाता है, जहां सारे स्टूडेंट्स उसके आसपास खड़े थे, और इसी वक्त चेंशी भी भीड़ के अंदर से सामने आता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर बातें कर रहे थे, ये तो कमाल हो गया, हमारे बैच में किसी ने हिडन क्लास अवेकन कर ली, और अब तो जियांग मेंगवाई आराम से डेस्टिनी कवेनेंट में एडमिशन ले सकती है। किसी ने पूछा, लेकिन उसकी मेंटल स्ट्रेंथ तो चेंशी से कम थी, फिर भी चेंशी को शैडो मेज क्यों मिला? दूसरे ने जवाब दिया, वॉइड वॉन्डरर और शैडो मेज दोनों मेज क्लासेस हैं, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस आसमान जमीन का है। यह सब सुनकर चेंशी मन में सोचता है, मुझसे काफी कम मेंटल स्ट्रेंथ होने के बाद भी उसने एसएसएस रैंक हिडन क्लास अवेकन कर ली, और अगले महीने डेस्टिनी कवेनेंट एसोसिएशन रिक्रूटमेंट के लिए आएगी तो मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाई भी कर पाऊंगा, और अगर अंकल रॉ को मेरी अवेकन क्लास के बारे में पता चला तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। डेस्टिनी कवेनेंट एसोसिएशन ग्रेड एक्सआई की नंबर 1 गिल्ड थी और स्टेट से डायरेक्टली एफिलिएटेड थी, जहां बेनिफिट्स भी जबरदस्त थे और टॉप जीनियसेस को ट्रेन करना उनका काम था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अंकल रॉ भी वहीं थे। अवेकनिंग के 1 महीने बाद डेस्टिनी कवेनेंट एसोसिएशन एकेडमी से नए मेंबर्स रिक्रूट करती थी, और हालांकि ऑफिशियली वो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते थे, लेकिन सबको पता था कि सिर्फ रेयर और हिडन क्लासेस को ही सिलेक्ट किया जाता था, जिससे रेगुलर क्लासेस के पास लगभग कोई चांस नहीं होता था। ये सब सोचते हुए चेंशी वहां से निकल जाता है, और जियांग मेंगवाई चुपचाप उसे जाते हुए देखती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलती। सीन चेंज होता है और अब हमें ऑर्फनेज दिखाया जाता है, जहां चेंशी रहता था। मैट्रन उसे उदास देखकर पूछती है, लिटिल शी, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? चेंशी शांत आवाज में बोलता है, मैट्रन, मैं ठीक हूं, मैं डिनर स्किप करूंगा और अपने रूम में जा रहा हूं। मैट्रन कुछ नहीं बोल पाती और सिर्फ उसे देखती रहती हैं। चेंशी रूम का डोर बंद करके बेड पर लेट जाता है और सोचने लगता है, जियांग मेंगवाई चाहे 1 महीना लेवल अप ना करे, फिर भी आसानी से गिल्ड में चली जाएगी, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ जन्म के साथ ही डिसाइड हो जाती है और सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। वो खुद को समझाता है, चलो जो भी हो, रेगुलर क्लास है तो क्या हुआ, कम से कम कंप्लीटली यूजलेस तो नहीं है, और डेस्टिनी कवेनेंट में घुसने का एक ही रास्ता नहीं है। अगर मेरा लेवल और इक्विपमेंट काफी स्ट्रांग हो गए तो शैडो मेज होते हुए भी मेरे पास चांस होगा। अंकल रॉ, मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, मैं जरूर आपके साथ खड़ा रहूंगा और मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। मैं सभी सोच ही रहा था, तभी उसका स्टेटस विंडो अचानक पॉपअप होता है और सिस्टम अपडेट होना शुरू हो जाता है, जिसे चेंशी हैरान होकर बोलता है, स्ट्रेंज, सिस्टम भी अपडेट हो सकता है। वो स्टैट्स चेक करता है और सोचता है, लगता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, ये क्या है?
तब एक गोल्डन नोटिफिकेशन सामने आता है, करंट गोल्डन एफिक्स आर्केन ग्रेस और अनलॉक 1 गोल्डन एफिक्स एवरी 5 लेवल्स। चेंची नीचे देखता है और नोटिस करता है कि उसकी सारी स्किल्स का कूल डाउन 0 हो गया है, जिस पर वो जोर से चिल्लाता है, स्किल्स का कूल डाउन 0 है। बाहर मेट्रन उसकी आवाज सुनकर बोलती है, ये बच्चा इतना चिल्ला क्यों रहा है। दूसरी तरफ चेंची एक्साइटमेंट में बोलता है, मैं सपना तो नहीं देख रहा, चाहे कोई भी स्किल हो उसका कूल डाउन ही नहीं है। मतलब 100 माना पॉइंट से मैं एक ही सांस में 10 बार समन कर सकता हूं, नहीं 20 स्केलेटन्स। अगर ऐसा है तो चेंची तुरंत ट्राई करता है और बिना किसी प्रॉब्लम के 20 स्केलेटन समन कर लेता है। वो खुशी से बोलता है, ये सच में काम कर रहा है, मतलब जितना मेरा माना बढ़ेगा उतने ही ज्यादा समन्स कर पाऊंगा और मैं अपनी खुद की 100 आर्मी बना सकता हूं। अगर 1 महीने के अंदर मेरा लेवल सबसे आगे निकल गया तो डेस्टिनी कॉवेनेंट मेरे लिए एक्सेप्शन जरूर बनाएगी। ये सोचकर चेंची स्केलेटन्स को लेकर नोविस डंजन क्लियर करने निकल पड़ता है और इतने सारे स्केलेटन्स देखकर मेट्रन भी डर जाती है। लेकिन जाते जाते चेंची बोलता है, अंकल लो, मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको जरूर प्राउड फील करवाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है और डंजन हॉल दिखाया जाता है, जहां बहुत सारे लोग डंजन गेट्स के आसपास खड़े थे। चेंची भी वहां पहुंचता है और जब वो डंजन की तरफ जा रहा होता है तब एक लड़का उसे रोककर बोलता है, चेंची, मैंने रेयर क्लास अवेकन की है और तुम सिर्फ रेगुलर क्लास हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फ्यूचर में हमारे बीच कितना बड़ा गैप होगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो। मेरे डैड ने लूसी और मुझे पावर लेवलिंग के लिए लोग अरेंज किए हैं और वैसे भी तुम्हारे पास खेलने के लिए स्केलेटन्स हैं तो तुम अकेला फील नहीं करोगे, राइट? उस लड़के के साथ जो लड़की चिपकी हुई थी वो चेंशी की एक्स गर्लफ्रेंड लूसी थी और दोनों उसका मजाक उड़ाते हुए डंजन की तरफ चले जाते हैं। चेंशी सिर्फ चुपचाप उन्हें देखता रहता है। तब पास में खड़े 2 बड़े लड़के बात करते हैं, बेचारा काफी पिटीफुल लग रहा है, क्या उसे अपनी टीम में इनवाइट करें? दूसरा बोलता है, पागल हो क्या, तुम्हें नहीं पता शिंगवे उससे कितनी नफरत करता है। चेंशी डंजन गेट के सामने खड़ा होकर सोचता है, लगता है मुझे नोविस सोलो डंजन में ही मॉन्स्टर्स ग्राइंड करके लेवल अप करना पड़ेगा, और इतना बोलकर वो अंदर एंटर कर जाता है। चेंशी जैसे ही डंजन के अंदर एंटर करता है, डोर पर खड़ा एक मास्क्ड आदमी उसे गौर से देख रहा होता है और वो तुरंत जियांग मैंगवाई को कॉल करके बताता है, मिस, चेंशी नोविस प्रूविंग ग्राउंड के अंदर एंटर कर चुका है। कुछ देर बाद सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां एक नोटिफिकेशन के साथ डंजन के रूल्स सामने आते हैं। क्लास लेवल रिक्वायरमेंट, लेवल 10 से नीचे। सेंटर से जितना दूर जाओगे मॉन्स्टर्स का लेवल हर फ्लोर पर +1 बढ़ेगा। मॉन्स्टर के अटैक रेंज में एंटर करते ही वो ऑटोमेटिकली अटैक करेंगे और एक बार सेफ जोन छोड़कर कॉम्बैट में एंटर हो गए तो वापस सेफ जोन में नहीं आ सकते। इस नोटिफिकेशन के बाद सामने बहुत सारे लेवल 1 ग्लो रैट्स दिखाई देते हैं, जिनमें से हर एक को मारने पर 10 EXP मिलता है। चेंशी अपना समनिंग स्टाफ निकालता है, जिससे ब्लैक ऑरा निकलने लगता है और वो स्टाफ को आगे करके धीरे से बोलता है, समन शैडो। अगले ही पल पूरा एरिया शैडो एनर्जी से भर जाता है और कुछ ही सेकंड्स में बहुत सारे स्केलेटन समन हो जाते हैं। इतने सारे समन्स की वजह से चेंशी का माना लगभग खत्म हो जाता है और वो सोचता है, मेरा माना ऑलमोस्ट 0 हो गया है, लेकिन एक साथ 40 स्केलेटन समन करना काफी ज्यादा है। अब चेंशी किसी किंग की तरह पीछे खड़ा था और उसकी स्केलेटन आर्मी सामने फॉग की तरह फैल चुकी थी, जिसे वो ऑर्डर देता है, सभी रैट्स को खत्म कर दो। और देखते ही देखते स्केलेटन आर्मी रैट्स पर टूट पड़ती है, जिससे हर किल पर चेंशी को 10 EXP मिलता है और कुछ ही देर में सारे रैट्स मर जाते हैं। इससे चेंशी लेवल 0 से सीधा लेवल 1 पर पहुंच जाता है। उसके स्टैट्स भी थोड़े बढ़ जाते हैं और उसे 5 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं, जो वो सारे इंटेलिजेंस में डाल देता है। चेंशी खुद को समझाता है, मेज क्लास के लिए इंटेलिजेंस ही स्पेल डैमेज और मैक्सिमम माना डिसाइड करती है और मुझे सबसे ज्यादा माना की जरूरत है। पॉइंट्स ऐड करने के बाद मेरा माना 250 हो गया है, अब मैं और ज्यादा समन्स मेंटेन कर सकता हूं। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचता है, जहां सामने पेल वुल्व्स खड़े गुर्रा रहे होते हैं और यहां सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरा था। चेंशी फिर से स्केलेटन समन करता है और वुल्फ्स के साथ बैटल शुरू हो जाती है, जिसमें अब हर वुल्फ किल पर उसे 20 EXP मिल रहा था और कुछ ही मिनट्स में उसका लेवल 1 से बढ़कर लेवल 2 हो जाता है, जबकि सारे वुल्फ्स भी खत्म हो जाते हैं। सीन 3rd फ्लोर पर शिफ्ट होता है, जहां बहुत सारे पाइथन मॉन्स्टर्स चेंशी की तरफ गढ़ते हैं। चेंशी अपना स्टाफ ऊपर उठाता है और स्केलेटन आर्मी को अटैक का ऑर्डर दे देता है, जिससे हर स्नेक किल पर उसे 30 EXP मिल रहा था। 2 घंटे बाद सारे स्नेक्स मर चुके थे और चेंशी खुश होकर बोलता है, सिर्फ 3 और आधे घंटे में मैं लेवल 5 पर पहुंच गया और अब हर 5 लेवल्स पर नए स्किल्स और नए एफिक्सेस अनलॉक होते हैं। वो अपना स्टेटस खोलता है तो लेवल 5 पहुंचने पर उसे एक नई स्किल मिलती है, कॉप्स एक्सप्लोजन। और सबसे खास बात यह थी कि इस स्किल को यूज करने के लिए माना की जरूरत नहीं थी, जिसे देखकर चेंशी और भी एक्साइटेड हो जाता है।
सीन अगले फ्लोर पर शिफ्ट होता है जहां चेंशी फिर से स्केलेटन आर्मी समन कर लेता है। इस बार उसके सामने लेवल 5 एलीट स्पाइन राइनो लिजर्ड्स खड़े थे जिनकी स्किल्स थी आयरन आर्मर चार्ज और स्टील स्पाइन बैकलैश। चेंशी मुस्कुराकर बोलता है, परफेक्ट टाइमिंग, और फिर वो स्केलेटन आर्मी को कमांड देता है, आगे बढ़ो, फैन फॉर्मेशन मेंटेन रखो। जैसे ही स्केलेटन्स राइनो लिजर्ड्स के पास पहुंचते हैं, चेंशी जोर से चिल्लाता है, कॉप्स एक्सप्लोजन। अगले ही पल सारे स्केलेटन्स लाल रोशनी से चमकने लगते हैं और फिर एक साथ ब्लास्ट हो जाते हैं। बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स पूरे बैटलफील्ड को हिला देते हैं, जिससे कई राइनो लिजर्ड्स वहीं मर जाते हैं और हर किल पर चेंशी को 50 EXP मिलता है। लेकिन वो यही नहीं रुकता, बल्कि लगातार नए स्केलेटन समन करता रहता है और उन्हें एक्सप्लोड करवाता रहता है। इसी दौरान उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, एफिक्स अनलॉक्ड सोल पैक्ट गार्डियन। 100% डैमेज जो प्लेयर को लगना था वो समन ट्रांसफर करेगा। ये देखकर चेंशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मतलब मेरे पास इनफाइनाइट शील्ड्स हैं, जब तक समन्स है मेरी हेल्थ कभी कम नहीं होगी। नो कूलडाउन और एंडलेस समन्स के साथ क्या मैं प्रैक्टिकली इमॉर्टल हो गया हूं? तभी एक राइनो लेजर्ड उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है, लेकिन सोल पैक्ट गार्डियन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे अचानक एक स्केलेटन समन होता है और अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। चेंशी बिना पैनिक हुए बाकी स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है और कुछ ही देर में सारे राइनो लिजर्ड्स भी मर जाते हैं। फ्लोर क्लियर करने के बाद चेंशी बोलता है, मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से लगातार ग्राइंड कर रहा हूं, अब बाहर जाकर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेता हूं। और ये बोलकर वो डंजन से बाहर निकल आता है। बाहर वही मास्ड आदमी अब भी उस पर नजर रखे हुए था और वो इनसाइट स्किल यूज करके चेंशी का लेवल चेक करता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि चेंशी लेवल 5 पर पहुंच गया है, वो तुरंत जियांग मेंगवाई को कॉल करता है और कहता है, मिस, चेंशी नोविस प्रूविंग ग्राउंड से बाहर आ गया है, वो लेवल 5 पर पहुंच चुका है। ये सुनकर जियांग मेंगवाई भी शॉक्ड रह जाती है। सीन दोबारा चेंज होता है और इस बार जियांग मेंगवाई के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां मेंगवाई अपने पिता से कहती है, डैड, मेरे सामने इतना इधर उधर मत घूमिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसके पिता थोड़ा परेशान होकर बोलते हैं कि क्लास के नोट्स बाद में भी पढ़ सकती हो, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम लेवल बढ़ाना है। ये सुनकर मेंगवाई हैरान होकर पूछती है कि इतनी जल्दी किस बात की है, जबकि उसके पास हिडन क्लास है और डेस्टिनी कवेनेंट में एंट्री तो ऑलमोस्ट पक्की है। ये सुनते ही उसके पिता जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए कहते हैं कि वो उसके पिता हैं और तियानवेन एकेडमी में डेस्टिनी कवेनेंट रिक्रूटमेंट के इंचार्ज हैं, इसलिए अगर उस वक्त उसका लेवल दूसरों से पीछे रहा तो वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। मेंगवाई अपनी किताब बंद करते हुए मान जाती है और बोलती है कि वो कुछ खा लेती है, फिर थोड़ी देर में फील्ड मॉन्स्टर्स ग्राइंड करके लेवल अप कर लेगी। जिसके बाद उसके पिता थोड़ी नाराजगी के साथ कहते हैं कि उन्होंने उसे बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है और अब उसे लगता है कि उसके पंख निकल आए हैं। मेंगवाई खाना खाने के लिए जा ही रही थी कि तभी मास्क्ड आदमी का कॉल आता है और बताता है कि मिस, चेंशी नोविस प्रूविंग ग्राउंड से बाहर आ गया है और वो लेवल 5 पर पहुंच गया है। इसी वक्त मेंगवाई उसे देखकर कहते हैं कि किस सोच में खो गई हो, जल्दी से खाना खाओ और लेवल अप करने जाओ और कोशिश करो कि शाम होने से पहले लेवल 5 तक पहुंच जाओ, ताकि उसके बाद तुम डंजन्स एंटर कर सको। लेकिन मेंगवाई कुछ नहीं बोलती। वो मन ही मन सोचने लगती है कि उसे पहले ही लग रहा था कि 150 मेंटल स्ट्रेंथ वाला चेंशी कोई ऑर्डिनरी शैडो मेज नहीं हो सकता, लेकिन ये स्पीड कुछ ज्यादा ही absurd नहीं है। ये सोचकर वो अपने पिता से पूछती है कि डैड, आप नोविस प्रूविंग ग्राउंड के बारे में कितना जानते हैं? जिसके जवाब में उसके पिता हैरानी से पूछते हैं कि अचानक उसके बारे में क्यों पूछ रही हो। वो आगे कहते हैं कि नोविस प्रूविंग ग्राउंड कोई मजाक नहीं है, बल्कि वो तो ऑलमोस्ट डेथ ट्रैप है। वहां मॉन्स्टर्स थोड़ा ज्यादा EXP देते हैं, लेकिन एफिशिएंसी बहुत लो होती है, इसलिए फील्ड में बूस्ट लेना ज्यादा फास्ट है और सोलो ग्राइंडिंग भी उससे बेटर है। एक हिडन क्लास को भी उस जगह क्लियर करने में लगभग 10 घंटे लग जाते हैं, तो तुम क्या समझती हो, वो कोई अम्यूजमेंट पार्क है? ये सब सुनकर मेंगवाई और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और मन में सोचती है कि लेकिन चेंशी ने तो कर दिखाया और उसे सिर्फ 2 घंटे लगे। फिर वो पूछती है कि और अगर वो शैडो मेज हो तो? उसके पिता तुरंत जवाब देते हैं कि शैडो मेज के पास शुरू में सिर्फ 2 स्केलेटन्स होते हैं और उनका कूल डाउन पूरे 10 मिनट का होता है। जैसे ही स्केलेटन्स मर गए, शैडो मेज खुद खड़ा पिटाई खाता रहता है। तो लेवल अप सपना देख रही हो। वो आगे कहते हैं कि याद रखना, तुम नोविस प्रूविंग ग्राउंड के पास भी नहीं जाओगी और इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। फिर अचानक वो पूछते हैं कि वैसे मेंगवाई, तुम्हारे बैच में तुम्हारे अलावा कोई और टैलेंटेड स्टूडेंट है क्या? जिसके जवाब में मेंगवाई बोलती है कि हाँ, एक है,
ये सुनते ही उसके पिता सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि कौन है वो। लेकिन मैंगवाई मुड़ते हुए बोलती है कि जब आप मुझे प्रूविंग ग्राउंड के पास भी नहीं जाने देंगे तो फिलहाल मैं ये सीक्रेट ही रखती हूँ। उसके पिता पीछे से जोर से बोलते हैं कि वो ये सब उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, और वैसे भी इस बैच में उसके अलावा सिर्फ 5 रेयर क्लासेस हैं, इसलिए वो उन 5 लोगों के बारे में पूछ रहा हूँ। मैंगवाई पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलती है, उन 5 को मैं उन्हें अच्छी तरह जानती भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, बाय बाय। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। बाहर आते ही वो मास्क्ड आदमी को कॉल करती है और कहती है कि चेन शी पर नजर रखो, उसे उसकी हर मूवमेंट की रिपोर्ट तुरंत चाहिए। जिसके जवाब में मास्क्ड आदमी बताता है कि चेन शी इस वक्त शेंगटियन ग्रैंड रेस्टोरेंट में है। सीन फिर से चेंज होता है और अब हमें टियानी सिटी के सेंट्रल स्क्वायर आउटर स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है, जहां चेन शी शेंगटियन ग्रैंड रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। वो मन ही मन सोचता है कि शेंगटियन ग्रैंड रेस्टोरेंट टियानी सिटी का सबसे हाई एंड रेस्टोरेंट है, जहां कहते हैं सारे शेफ्स एडवांस क्लासेस के हैं और टॉप फ्लोर का हेड शेफ तो हिडन क्लास एलिमेंटल मैजिक शेफ है, जिसका खाना एट्रीब्यूट्स भी इंक्रीज कर सकता है। लेकिन अगले ही पल उसका मूड थोड़ा डाउन हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ की प्राइसेस तो आसमान छू रही होंगी, इसलिए मेरी छोटी सी सेविंग्स के साथ तो मैं अंदर जाने लायक भी नहीं हूँ। बेहतर है कोई स्ट्रीट स्टॉल ढूंढ लेता हूँ, कुछ खाकर सीधा नेक्स्ट डंजन रन करूंगा। ये सोचकर चैनशी वहां से मुड़ने लगता है, लेकिन तभी सामने से शिंग वेई आता हुआ दिखाई देता है और उसकी नजर सीधा चैनशी पर पड़ जाती है। शिंग वेई मजाक उड़ाते हुए बोलता है, यो, ये तो यंग मास्टर लू निकला, लेवल अप करने नहीं गए थे क्या? अब इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे? 150 मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत शो ऑफ कर रहे थे ना, और रिजल्ट क्या निकला? बस एक ऑर्डिनरी शैडो मेज। अपनी हालत देखो, पूरा वाइट गियर पहने घूम रहे हो, जबकि हमारी तरफ देखो, हम प्योर ब्लू इक्विपमेंट सेट में खड़े हैं। शायद तुम एक पीस भी अफोर्ड न कर पाओ। सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और हम ऑलमोस्ट लेवल 3 पर पहुंच गए हैं, और तुम अभी किस लेवल पर हो? शिंग वेई की बकवास सुनने के बाद चैनशी बस एक ही बात बोलता है, गेट लॉस्ट। ये सुनते ही शिंग वेई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाता है, क्या बोला तूने? और देखते ही देखते उसके साथ वाले लोग चैनशी को घेरने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त ठाड़ एक जोर की लात सीधा शिंग वेई के पेट में पड़ती है, जिससे वो हवा में उछलकर दूर गिर जाता है। गुस्से में उठते हुए वो चिल्लाता है, कौन सा सुसाइडल फूल है जो। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने खड़ी जियांग मेंगहुआई पर पड़ती है, उसकी सारी अकड़ 1 सेकंड में गायब हो जाती है और वो तुरंत बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग। एल्डेस्ट मिस जियांग, हम उसके लेवल तक नहीं गिरेंगे। ये बोलकर वो वहां से निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते दांत पीसते हुए चैनशी को वार्निंग देता है, चैनशी, बस कभी मुझे अकेला मिल जाना। चैनशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर मेंगहुआई पूछती है, कुछ खाने चलोगे? मेरी ट्रीट। चैनशी सीधा हाँ या ना नहीं बोलता, बल्कि सबसे पहले वो उसका थैंक्स करता है, लेकिन उसकी नज़र मेंगहुआई के पीछे खड़े गार्डियंस पर पड़ जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि ये सब एडवांस क्लास यूजर्स हैं और शायद मेंगहुआई को बूस्ट करके लेवल अप करवाने के लिए अरेंज किए गए हैं। इसी वक्त मेंगहुआई उसे अपनी टीम ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन चैनशी फिर भी सीधा जवाब नहीं देता, बल्कि वो बस मुड़कर बोलता है, मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, स्टैमिना रिकवर करनी है, और इतना बोलकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब हम डंजन हॉल के पार्टी डंजन एरिया में आ चुके थे और खाना खाकर चैनशी यहां पहुंच गया था। दूसरी तरफ वही मास्क्ड आदमी अब भी उसका पीछा कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये पार्टी डंजन में क्या कर रहा है, क्योंकि लेवल 10 से नीचे सिर्फ 2 डंजन्स अवेलेबल हैं, एक लेवल 5 फ्रॉस्ट मोल केव और दूसरा लेवल 10 हेल पिट। लेकिन चैनशी को उससे क्या लेना देना था, इसलिए वो सीधा टेलीपोर्टेशन प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स बाद उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, सेलेक्ट डंजन, फ्रॉस्ट मोल केव, 10%, डिफिकल्टी नॉर्मल। चैनशी नंबर ऑफ पीपल ऑप्शन को इग्नोर कर देता है और बिना किसी हेजिटेशन के डंजन सेलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो जाता है और ये देखकर मास्क्ड आदमी की आंखें फट जाती हैं। ही इज गोइंग टू सोलो अ पार्टी डंजन। सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां पूरा एरिया बर्फ से जम चुका था और हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी। इसी वक्त बॉस एरिया के पास एक टेलीपोर्टेशन सर्कल चमकता है और चैनशी उसके अंदर से बाहर आता है। वो कांपते हुए बोलता है, मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई, मुझे यहाँ आने से पहले कोट पहन लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो हद से ज्यादा ठंड है। साथ ही वो पैसे और इक्विपमेंट के बारे में भी सोचने लगता है, क्योंकि ट्रेनिंग डंजन से उसे वो लूट नहीं मिल सकती थी जो उसे चाहिए थी, इसलिए उसका टारगेट अब पार्टी डंजन था।
कुछ दूर चलने के बाद चेंशी अपना स्टाफ निकालता है और अगले ही पल उसके आसपास फिर से स्केलेटन आर्मी समन हो जाती है, जहां सामने बहुत सारे रैट्स नजर आते हैं। लेकिन ये पिछले डंजन के लेवल 1 रैट्स नहीं थे, बल्कि ये सब लेवल 5 मॉन्स्टर्स थे। सारे रैट्स तेजी से चेंशी की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन स्केलेटन आर्मी भी किसी से कम नहीं थी और वो रैट्स को काटना शुरू कर देती है, जिससे कुछ ही देर में पूरा एरिया मॉन्स्टर्स की लाशों से भर जाता है। चेंशी आंखें बंद करके आराम से बोलता है, फ्रंट लाइन में लड़ना तो मुश्किल है, लेकिन बैक लाइन में खड़े होकर लूट कलेक्ट करना भी काफी बोरिंग है। चलो अब एलीट एरिया की तरफ चलते हैं। सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद चेंशी स्केलेटन आर्मी के साथ केव के और अंदर बढ़ता है और कुछ ही देर बाद उसके सामने एक एलीट फ्रॉस्ट रैट आ जाता है। लेकिन चेंशी जरा भी पैनिक नहीं करता और जोर से ऑर्डर देता है, इन्हें घेर लो। अगले ही पल स्केलेटन्स एलीट मॉन्स्टर को चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं और चेंशी फिर चिल्लाता है, एक्सप्लोड ऑन द स्पॉट, जिसके तुरंत बाद बूम, सारे स्केलेटन्स एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगते हैं और एक्सप्लोजन्स लगातार एलीट रैट को हिट करते रहते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड्स में उसका हेल्थ बार 0 हो जाता है और एलीट मॉन्स्टर वहीं धड़ से गिर पड़ता है। चेंशी को उससे 300 EXP मिलता है और साथ ही लूट के रूप में एक लेवल 5 जैकेट भी ड्रॉप होती है, जिसे चेंशी तुरंत इक्विप कर लेता है और इक्विपमेंट पहनते ही उसके स्टैट्स और माना दोनों इंप्रूव हो जाते हैं, जिससे अब वो पहले से भी ज्यादा स्केलेटन समन कर सकता था। इसी वक्त और भी एलीट रैट सामने आ जाते हैं, लेकिन चेंशी के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो स्केलेटन आर्मी को ऑर्डर देता है और सारे एलीट मॉन्स्टर्स धीरे धीरे साफ हो जाते हैं। कुछ देर बाद चेंशी डंजन के बॉस एरिया तक पहुंच जाता है, जहां सामने खड़ा बॉस रैट बाकी मॉन्स्टर्स से काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। लेकिन चेंशी फिर भी बिल्कुल शांत था। वो एक बार फिर स्केलेटन आर्मी समन करता है और उन्हें सीधा बॉस की तरफ भेज देता है, जहां स्केलेटन्स बॉस को हर तरफ से घेर लेते हैं और फिर बूम 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 लगातार कॉप्स एक्सप्लोजन एक्टिवेट होने लगती है, जिससे बॉस लगातार डैमेज खाता रहता है और कुछ ही पलों में वो भी धड़ से जमीन पर गिर जाता है। बॉस को मारने के बाद चेंशी को 1000 EXP मिलता है और साथ ही 2 वैल्यूएबल आइटम्स भी ड्रॉप होते हैं, हेवी आर्मर शूज और फ्रॉस्ट मैरो बोन स्टाफ। ये देखकर चेंशी खुश होकर बोलता है, नॉर्मल डिफिकल्टी के फर्स्ट क्लियर में पर्पल इक्विपमेंट ड्रॉप हो गया, मेरी लक इतनी भी बुरी नहीं है। अब चेंशी लगभग पूरा इक्विपमेंट सेट कंप्लीट कर चुका था, इसलिए सेटिस्फाइड होकर वो डंजन से बाहर निकलने का फैसला करता है। सीन डंजन के बाहर शिफ्ट होता है, जहां मास्क्ड आदमी अब भी वहीं वेट कर रहा था और कुछ देर बाद टेलीपोर्टेशन सर्कल चमकता है और चेंशी डंजन से बाहर आ जाता है। टाइम देखकर मास्क्ड आदमी शॉक में बोलता है, सिर्फ 20 मिनट हुए हैं, एक लेवल 5 शैडो मेज सोलो फ्रॉस्टमोल केव क्लियर करके आ गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, जरूर बीच में डंजन छोड़कर भाग आया होगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर चेंशी के इक्विपमेंट पर पड़ती है, उसकी आंखें शॉक से और भी बड़ी हो जाती हैं। क्या ये फ्रॉस्ट मैरो रोब और फ्रॉस्ट मैरो बोन स्टाफ भी? अब उसे समझ आ चुका था कि चेंशी डंजन से भागकर नहीं आया था, बल्कि उसने सच में पूरा पार्टी डंजन सोलो क्लियर कर दिया था। मास्क्ड आदमी चेंशी को देखते हुए मन ही मन सोचता है कि इसने फ्रॉस्ट मैरो रोब और फ्रॉस्ट मैरो बोन स्टफ फर्स्ट क्लियर में ही ड्रॉप करवा लिया। मतलब इसने सच में फ्रॉस्ट मोल केव क्लियर कर दिया। और अब समझ आया कि मिस झैंग इस पर इतना ध्यान क्यों दे रही थी, क्योंकि ये बंदा हद से ज्यादा ओवरपावर्ड है। इतना सोचने के बाद वो तुरंत झैंग मैंगवाई को कॉल लगाता है और कॉल कनेक्ट होते ही झैंग मैंगवाई पूछती है कि वो चुप क्यों हो गए और अब चेंशी ने क्या कर दिया। मास्क्ड आदमी गहरी सांस लेकर बताता है कि चेंशी फिर से डंजन के अंदर चला गया है, जिससे मैंगवाई हैरानी से पूछती है कि क्या दोबारा। मास्क्ड आदमी जल्दी से बताता है कि पिछली रन में चेंशी ने फ्रॉस्ट मोल केव को सोलो सिर्फ 23 मिनट में क्लियर कर दिया था और जब वो बाहर निकला तो उसने फ्रॉस्ट मैरो रोप पहना हुआ था और हाथ में फ्रॉस्ट मैरो बोन स्टाफ था। ये सुनते ही मैंगवाई पूरी तरह शॉक हो जाती है और सोचती है कि क्या वो जिंदा बाहर भी आ गया और सिर्फ 23 मिनट में सोलो क्लियर भी कर दिया। मन ही मन वो सोचने लगती है कि उसे पहले ही लग रहा था कि 150 मेंटल स्ट्रेंथ वाला इंसान ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, चाहे उसने शैडो मेज ही अवेकन किया हो, क्योंकि ये एफिशिएंसी तो कई हिडन क्लासेस भी अचीव नहीं कर पाती। मैंगवाई और ज्यादा सोचने लगती है कि कल पूरे दिन लोग उसे पावर लेवल कर रहे थे, फिर भी वो मुश्किल से लेवल 2 तक पहुंची, जबकि चेंशी एक शैडो मेज जिसे अर्ली गेम में यूजलेस माना जाता है, वो सिर्फ एक सुबह में लेवल 5 पहुंच गया। वो परेशान होते हुए सोचती है कि उनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है और वो अब भी वही अनरीचेबल जीनियस है। उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चलने लगती हैं कि लेवल 5 शैडो मेज के पास सिर्फ 2 स्किल्स होती हैं, समन अनडेड और कॉप्स एक्सप्लोजन, जिनकी समन लिमिट भी सिर्फ 2 है और कॉप्स एक्सप्लोजन भी 2 बार यूज हो सकती है। ऊपर से 10 मिनट का कूल डाउन है। तो इन स्किल्स के साथ उसने फ्रॉस्ट मोल केव के हंड्रेड्स मॉन्स्टर्स, 3 एलीट्स और फ्रॉस्ट मोल किंग को कैसे क्लियर कर दिया? क्या वो डैमेज भी अवॉइड कर लेता है और फ्लॉलेस सोलो क्लियर
क्लियर करता है या इससे भी ज्यादा रिडिकुलस कुछ हो सकता है। सीन चेंज होता है और चेंशी फिर एक और डंजन में एंटर करता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर मास्क्ड आदमी बस इतना बोल पाता है कि क्या डंजन ग्राइंड करना वाकई इतना इंटरेस्टिंग होता है। सीन फिर आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद चेंशी अपनी स्केलेटन आर्मी के साथ नजर आता है, जिसके आसपास मॉन्स्टर्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं, और वो मुस्कुराकर बोलता है कि वो डिनर टाइम तक ग्राइंड करता रहेगा। टाइम स्किप होता है और शाम हो चुकी थी जब चेंशी डंजन से बाहर आ चुका था। मास्क आदमी फिर मैंगवाई को कॉल करता है और बताता है कि वो बाहर आ गया। इस बार उसने फ्रॉस्ट मोल केव सिर्फ 16 मिनट में क्लियर किया और अब वो लेवल 8 पहुंच चुका है। कॉल कट करने के बाद मास्क आदमी मन ही मन बोलता है कि लगता है आज के लिए फाइनली खत्म कर दिया, लेकिन मैंगवाई तुरंत जवाब देती है कि वो रेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पास ही हैं। दूसरी तरफ चेंशी अपना स्टोरेज खोलता है जहां आइटम्स का ढेर लगा हुआ था, और वो बोलता है कि ये सब ट्रेडिंग हाउस में बेचकर काफी पैसे मिल जाएंगे और पर्पल गियर भी काफी वैल्यूएबल है, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो एक स्क्रोल बाहर निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सबसे वैल्यूएबल चीज तो ये है, लेवल 10 रिफ्ट कॉन्कॉर्ड, जिससे एक बार लेवल 10 रिफ्ट डंजन ओपन किया जा सकता है। नरेशन में बताया जाता है कि रिफ्ट डंजन में एंटर करने के लिए पार्टी जरूरी होती है और 5% डंजन क्लियर करते वक्त बहुत कम चांस पर रिफ्ट कॉन्कॉर्ड ड्रॉप होता है, जहां EXP और लूट दोनों ही बहुत ज्यादा मिलते हैं, और ट्रेडिंग हाउस में इस स्क्रोल की कीमत लगभग 30 से 40 हजार गोल्ड कॉइन्स तक होती है। लेकिन चेंशी के लिए पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट EXP और टॉप टियर इक्विपमेंट थे, इसलिए वो साइड में देखते हुए बोलता है कि बस एक टीममेट की कमी है और सोचता है कि किसे ले जाए। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि क्या कोइंसिडेंस है, और चेंशी मुड़कर देखता है तो जांग मेंगवाई खड़ी थी। चेंशी शांत आवाज में बोलता है कि हाँ, काफी कोइंसिडेंस है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि जो लड़का उसे लगातार देख रहा था शायद जांग फैमिली का ही था। मेंगवाई बोलने लगती है कि उसने सुना वो सोलो, लेकिन चेंशी उसकी बात काट देता है और पूछता है कि क्या वो फ्री है और क्या वो उसके साथ डंजन ग्राइंड करेगी, और अगर इंटरेस्टेड हो तो कल ये डंजन खोलेंगे जहां रिवॉर्ड्स 70-30 स्प्लिट होंगे, 70% उसका, और पूछता है कि क्या कहती है। मेंगवाई शॉक होकर स्क्रोल को देखती है और पूछती है कि ये रिफ्ट कॉन्कॉर्ड है और उसे कहां मिला, जिसका चेंशी कैजुअली जवाब देता है कि लक से ड्रॉप हुआ, और वैसे ये सिर्फ लेवल 10 डंजन है, तो अगर चलना हो तो साथ चलते हैं, नहीं तो वो किसी और को ढूंढ लेगा। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही मेंगवाई जोर से बोल पड़ती है कि वो चलेगी, बिल्कुल चलेगी, तो पक्का रहा और कल मिलते हैं, और इतना बोलकर वो भागते हुए वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद चेंशी हैरान होकर बोलता है कि इतनी जल्दी भाग गई, कहीं वो ये तो नहीं सोच रही कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा। अगला दिन सीन एक नए एरिया में शिफ्ट होता है जहां आसपास बहुत सारे अवेकनर्स और मेजेस दिख रहे थे, और इसी वक्त एक लग्जरी कार भी नजर आती है जिसके अंदर जांग मेंगहुआई और उसके पिता बैठे हुए थे। उसके पिता बोलते हैं कि हर साल यही होता है, नए क्लास यूजर्स इक्विपमेंट मिलते ही एक्साइटेड हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेंगहुआई, तुम्हारी लेवल 5 प्रोग्रेस कैसी चल रही है। मेंगहुआई जवाब देती है कि कल दोपहर से लगातार ग्राइंड कर रही है, अब वो लेवल 5 के 80% तक पहुंच चुकी है और आज डंजन करेगी तो लेवल 6 पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। उसके पिता खुश होकर बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, इस स्पीड से तो वो अपने बैच में फर्स्ट होगी। लेकिन मेंगहुआई मन ही मन सोचती है कि वो फर्स्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चेंशी ऑलरेडी लेवल 8 है, और वो सोचती है कि वो उसे कैसे सरपास कर सकती है। कार से उतरते हुए वो बोलती है कि डैड, मॉर्निंग असेंबली के बाद उसे एक फ्रेंड के साथ डंजन जाना है और फैमिली के अरेंज लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पिता भी कार से उतरते हुए बोलते हैं कि रुको, आज डेस्टिनी कवेनेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन भी है और नोविस लीडर बोर्ड भी रिलीज होगा, इसलिए वो भी देखेंगे। मेंगहुआई मन ही मन बोलती है कि थोड़ी देर में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है। सीन ऑडिटोरियम में शिफ्ट होता है जहां एक एंकर स्टेज पर बोल रहा था कि आज नोविस लीडर बोर्ड रिलीज होगा और पूछता है कि क्या लगता है सबका लेवल कितना होगा। एक स्टूडेंट बोलता है कि मैक्सिमम लेवल 5, दूसरा बोलता है कि वो पार्टी के साथ पूरा दिन ग्राइंड करता रहा फिर भी लेवल 3 ही है, और एक और स्टूडेंट बोलता है कि वो तो सो गया था और लेवल 2 भी काफी है। किसी ने बोला कि लीडर बोर्ड में फर्स्ट तो जियांग मेंगहुआई ही होगी क्योंकि हिडन क्लास का फायदा ही अलग होता है। इसी वक्त चेंशी भी ऑडिटोरियम में एंटर करता है और उसे देखते ही जिंग वेई पूछता है कि चेंशी तुम किस लेवल पर हो, क्योंकि वो और लूसी दोनों लेवल 4 पर हैं। चेंशी कोई जवाब नहीं देता और सीधा जाकर पीछे बैठ जाता है, लेकिन जिंग वेई फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है कि कम से कम लेवल 2 तो हो ही ना। चेंशी शांत आवाज में बोलता है कि थोड़ी देर में लीडर बोर्ड आ जाएगा, खुद देख लेना, जिसके जवाब में जिंग वेई एरोगेंट टोन में बोलता है कि लीडर बोर्ड में सिर्फ टॉप 30 दिखते हैं, तो वो वैसे भी लिस्ट में नहीं होगा और वो कैसे जानेगा। चेंशी फिर भी कुछ नहीं बोलता। इसी बीच प्रिंसिपल ली स्टेज पर आ जाते हैं और साथ में मेंगहुआई के पिता भी थे। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हर साल की तरह
आज भी वो मॉर्निंग असेंबली होस्ट कर रहे हैं और कोई भी क्लास सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होती। ये वही रास्ता है जो पूरी जिंदगी उनके साथ चलेगा। वो कहते हैं कि नॉविस लीडर बोर्ड आज रिलीज हो रहा है, लेकिन रैंकिंग को अपना गोल मत बना लेना। वैसे उन्हें पता है सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट लीडर बोर्ड को लेकर ही है, इसीलिए वो ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाएंगे और रैंकिंग्स रिलीज करते हैं। स्क्रीन पर एक एक करके रैंकिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं और जिंगवेई मुस्कुराकर चेंची से बोलता है कि देखा, वो 22nd रैंक पर है और लूसी 21st, और आज के बाद उनके और उसके बीच का गैप और बढ़ता जाएगा, तो वो कभी उनके सामने सर उठाकर खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन चेंची के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आता। कुछ देर बाद नंबर 2 रैंक रिवील होती है, जियांग मेंगवाई, और ये देखते ही उसके पिता शॉक में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मेंगवाई चेंची की तरफ देखते हुए मन ही मन बोलती है कि तो सच में तुम ही हो। पूरा ऑडिटोरियम शोर मचाने लगता है और लोग कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। जियांग मेंगवाई 2nd प्लेस पर है तो फर्स्ट कौन है और नाम अभी तक क्यों नहीं दिख रहा। मेंगवाई के पिता भी हैरान होकर सोचते हैं कि क्या इसे पहले से पता था कि वो फर्स्ट नहीं है। इसी बीच जिंगवेई फिर चेंची को चिढ़ाते हुए बोलता है कि वो टॉप 30 में भी नहीं आया, कहीं अभी तक लेवल 1.5 पर तो नहीं अटका है। तभी प्रिंसिपल ली बोलते हैं कि शायद आप सब सोच रहे होंगे कि फर्स्ट प्लेस अभी तक क्यों रिवील नहीं हुआ, और इस साल एक अनयूजुअल चीज हुई है, क्योंकि पहली बार किसी ने सिर्फ एक दिन में सीधा लेवल 8 तक जंप किया है, इसीलिए थोड़ा सस्पेंस रखा गया। ये बोलकर प्रिंसिपल उंगली स्नैप करते हैं और अगले ही पल स्क्रीन पर नाम चमक उठता है, रैंक 1 चेंशी, लेवल 8, क्लास शैडो मेज। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि लेवल 8 शैडो मेज रेगुलर क्लास। जिंगवे का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो कहता है कि लेवल 8 फर्स्ट प्लेस, ये इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ एक शैडो मेज है। दूसरी तरफ लूसी, जो चेंशी की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसे देखते हुए मन ही मन सोचती है कि क्या उसने गलत इंसान को चूज कर लिया। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है, सबसे पहले एक खरगोश जैसा दिखने वाला लड़का हैरानी से बोल पड़ता है कि चेंशी एक शैडो मेज के रूप में अवेकन हुआ था, लेकिन फिर भी लेवल 8 तक पहुंच गया। ये कैसे पॉसिबल है? एक मार्शल आर्टिस्ट लड़का भी शॉक होकर पूछता है कि उसने इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर लिया। ये बात बिल्कुल समझ के बाहर है। तब एक लड़की एकेडमी के रिकॉर्ड्स याद करते हुए पूछती है कि क्या एकेडमी के इतिहास में कभी किसी ने पहले ही दिन लेवल 8 अचीव किया है, जिसके पास खड़ा एक और स्टूडेंट तुरंत जवाब देता है कि लेवल 8 तो बहुत दूर की बात है, लेवल 6 ही बहुत रेयर माना जाता है और लेवल 7 तक एकेडमी के इतिहास में कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया। मतलब चेंशी को लेवल 8 पर देखकर सभी स्टूडेंट्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इसी वक्त प्रिंसिपल भी खुद हैरान होते हुए बोलने लगते हैं कि एक शैडो मेज का पहले ही दिन लेवल 8 तक पहुंच जाना एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ रखने वाले स्टूडेंट से ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। और वो समझाते हैं कि अगर कोई टॉप टियर फैमिली पूरा हंटिंग एरिया रिजर्व कर ले, बाकी लोगों को हटा दे, एक बड़ा मॉन्स्टर जोन कैप्चर कर ले और साथ में एक्सपेंसिव पार्टी कॉन्ट्रैक्ट यूज करे जहां 4 लोग एक व्यक्ति को कैरी करते हुए पावर लेवल करवाएं, तब भी पहले दिन ज्यादा से ज्यादा लेवल 6 तक ही पहुंच सकते हैं, जबकि लेवल 7 खुद में एक मिरेकल माना जाता है और लेवल 8 तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं था। दूसरी तरफ लूसी मन ही मन पछताने लगती है और सोचती है कि अगर कल उसने चेंशी के साथ डंजन रन किया होता तो आज वो भी टॉप 3 में होती। सीन फिर चेंशी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो हल्का सा मुस्कुराते हुए जिंगवेई से कहता है कि तुम भी बुरे नहीं हो, लेकिन अभी तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है। ये सुनकर जिंगवेई का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो मन ही मन चिल्लाता है कि एक शैडो में आखिर किस हक से उसके सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन उसके पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं होता। प्रिंसिपल दोबारा सबको देखते हुए बोलते हैं कि लगता है इस साल की बैच वाकई हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर से भरी हुई है। ये देखकर उन्हें काफी खुशी हो रही है और ऑडियंस में बैठे मंगवाई के पिता भी गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि कल से मंगवाई बार बार शैडो मेज का जिक्र कर रही थी और सुबह भी उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि वो फर्स्ट प्लेस नहीं ना पाएगी, जिससे अब उन्हें यकीन हो जाता है कि मंगवाई जरूर चेंशी के बारे में कुछ जानती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को डंजन एक्सप्लोरेशन और मॉन्स्टर हंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट रूल समझाते हैं, लेकिन क्योंकि समय लगभग खत्म हो चुका होता है, वो सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर किसी के मन में और सवाल हो तो अपने क्लास इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं, और इसी के साथ असेंबली डिसमिस कर दी जाती है। बाहर निकलते ही स्टूडेंट सिर्फ एक ही बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि पहले दिन लेवल 8 ये सच में किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इसी बीच लूसी चेंशी के पास आ जाती है और उसका रास्ता रोक लेती है। वो धीरे से माफी मांगते हुए बोलती है कि कल जो कुछ हुआ उसके लिए वो सॉरी है। चेंशी सीधा पूछता है कि किस बात के लिए, क्योंकि पहले वाला चेंशी कभी उसकी बात नहीं काटता था। वो हिम्मत करके पूछती है कि क्या चेंशी आज लेवल अप करने जा रहा है और क्या वे दोनों फिर से पार्टी बना सकते हैं, लेकिन चेंशी शांत आवाज में कहता है कि उसके पास पहले से ही एक टीममेट है।
लूसी फिर बोलती है कि क्या वो कल की बात भूल सकता है क्योंकि उसने गुस्से में आकर सब कुछ कह दिया था। लेकिन इस बार चेंशी की आवाज थोड़ी ठंडी हो जाती है और वो कहता है कि लूसी, हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं, ये बात तुमने खुद कही थी। ये सुनते ही लूसी को समझ आने लगता है कि शायद उसने चेंशी को हमेशा के लिए खो दिया है। इसी वक्त मेंगवाई भी वहां आ जाती है और मजाक में पूछती है कि कहीं चेंशी अचानक टीममेट बदलने का प्लान तो नहीं बना रहा, जिस पर चेंशी सीधा जवाब देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और मेंगवाई की बात सुनते ही लूसी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है, जबकि चेंशी बिना पीछे देखे मेंगवाई के साथ वहां से चला जाता है और लूसी बस चुपचाप उन दोनों को दूर जाते हुए देखती रह जाती है। सीन अब शिंग फैमिली की तरफ शिफ्ट होता है, जहां शिंग वे अपने पिता शिंग लॉ को चेंशी के लेवल 8 होने की बात बताता है। शिंग लॉ, जो डेस्टिनी कवेनेंट का एक मेंबर है, गहरी सोच में डूब जाता है और बोलता है कि इतने सालों से जियांग फैमिली उनकी ब्रांच को दबाकर रखी हुई है और अब जियांग मेंगवाई भी चेंशी के करीब जा रही है। ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। शिंग वे पूछता है कि क्या जियांग फैमिली चेंशी को अपनी तरफ करना चाहती है, लेकिन शिंग लॉ सर हिला देता है क्योंकि उसके मुताबिक एक नॉविस शैडो मेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका मानना है कि जियांग फैमिली का असली टारगेट चेंशी के पास मौजूद कोई खास इक्विपमेंट है। शिंग वे हैरान होकर पूछता है कि स्लम्स में रहने वाले लड़के के पास आखिर ऐसी कौन सी इक्विपमेंट हो सकती है। तब शिंग लॉ अपनी थ्योरी समझाता है कि किसी भी तरीके से एक दिन में लेवल 8 तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, चाहे बेस्ट पार्टी कॉम्बिनेशन हो या बेस्ट फार्मिंग स्ट्रैटेजी। ये तभी पॉसिबल है जब चेंशी के पास कोई ऐसी इक्विपमेंट हो जो EXP गेन को इंक्रीज करती हो, और अगर वो इक्विपमेंट लेवल लेस हुई तो उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी आइटम किसी भी फैक्शन को नए टैलेंट्स को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने की पावर दे सकती है। ये सुनते ही शिंग वे के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान आ जाती है और वो कहता है कि अगर जियांग फैमिली या किन फैमिली को ये आइटम मिल गई तो उनकी फैमिली बहुत पीछे रह जाएगी। जिस पर शिंग लॉ शांत आवाज में सिर्फ एक लाइन बोलता है कि अभी वक्त है, चेंशी को मार दो, वो इक्विपमेंट शिंग फैमिली के हाथ में आनी ही चाहिए। और शिंग वे खुशी से सर हिला देता है क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ बदला और लालच रह गया था। सीन फिर वुई विलेज रूइंस की तरफ शिफ्ट होता है, जहां चेंशी और मेंगवाई एक खतरनाक जोन में पहुंच चुके होते हैं। मेंगवाई चिंता से पूछती है कि आगे लेवल 13 वुई डेमोनिक मॉथ्स का एरिया शुरू हो रहा है और अगर वे लोग और आगे बढ़े तो जान का खतरा हो सकता है। लेकिन चेंशी शांत रहता है और मॉन्स्टर्स के अटैक पैटर्न को याद करते हुए बताता है कि उनका अलर्ट रेडियस लगभग 20 मीटर है और अगर उन्हें मूवमेंट या ब्लड सेंट महसूस हो जाए तो वे तुरंत अटैक कर देते हैं। उसके बाद वो मेंगवाई को बताता है कि रिफ्ट कनकॉर्ड का सिग्नल बहुत पास आ चुका है और बस एग्जैक्ट लोकेशन मिलते ही वे लोग रिफ्ट डंजन ओपन कर सकेंगे। लेकिन इसी वक्त 3 आदमी अचानक उनके सामने आ जाते हैं और उनमें से एक हंसकर बोलता है कि जब उन्होंने मिशन एक्सेप्ट किया था तब उन्हें लगा था कि चेंशी तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन चेंशी खुद सिटी के बाहर आ गया और इससे बेहतर मौका उन्हें कभी नहीं मिल सकता था। चेंशी सीधा पूछता है कि उनका मतलब क्या है। तब सामने खड़ा नाइफ पकड़ा हुआ आदमी सच बता देता है कि शिंग फैमिली को चेंशी के पास मौजूद एक इक्विपमेंट चाहिए और उसे हासिल करने के लिए उन्होंने चेंशी की जान की सुपारी दी है। ये सुनकर चेंशी थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास जो पर्पल रेयरिटी बोन स्टाफ है उसकी वैल्यू एवरेज ही है और बाकी सारे गियर्स भी ब्लू रेयरिटी के हैं। इतनी सी चीज के लिए शिंग फैमिली किसी की सुपारी देगी, ये बात उसके गले नहीं उतरती। कुछ देर सोचने के बाद वो कंधे उचा देता है और आखिर में सिर्फ एक बात सोचता है कि अगर सामने वाले उसे मारना चाहते हैं तो वो भी उन्हें मार देगा। चेंशी अब मन में यही सोचता है कि यहाँ का इलाका खुला हुआ है, लेकिन ये मेरे और जियांग मेंगवाई के लिए नुकसानदेह है। लेकिन अब इसी दौरान इन लोगों का बॉस तेजी से आता है और मेंगवाई के गले के पास अपना चाकू लेकर बोलता है, कोई भी चुटियापा नहीं, अगर तुमने कम्युनिकेटर को छूने की कोशिश की तो 8 इंच सीधा अंदर घुसा दूंगा। मेंगवाई भी अब कुछ और नहीं कर पाती। वो अब इन लोगों से बोलती है, शिंग परिवार ने तुम्हें भेजा है, लेकिन तुम्हें मेरी पहचान नहीं बताई। मेरे पिता जियांग झेंगशियोंग हैं, डेस्टिनी कॉवेनेंट के ग्रैंड डीकन। क्या तुम सच में मुझ पर हमला करने की हिम्मत करते हो? मेंगवाई की बातें सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद इनका लीडर बहुत ही रवैये के साथ बोलता है, तो क्या हुआ अगर तुम जियांग झेंगशियोंग की बेटी हो? अगर हमने तुम्हें यही मार दिया तो किसे पता चलेगा कि हमने ही किया है? लीडर की बातें सुनकर एमसी सोचता है, ग्लोबल डिजिटाइजेशन के बाद वाकई बहुत अच्छा है, सबूत मिटाना बहुत आसान हो गया है। और इसके साथ ही वो लीडर को रुकने के लिए बोलता है। तो अब लीडर आगे से पूछता है, कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो या रहम की भीख मांग रहे हो? हमें रिश्वत देने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, इस काम में रेपुटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एमसी थोड़ा आत्मविश्वास के साथ बोलता है, मुझे आखिरकार एक रिफ्ट कॉनकॉर्ड ड्रॉप करने में कामयाबी मिली और मैं अभी भी आगे व्हाइट मिस्ट गॉर्ज को देखना चाहता हूँ, वरना मैं सच में पछतावे के साथ मरूंगा। वहाँ एकांत है, अगर तुमने हमें मार दिया तो किसी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। एक बार जब तुम हम दोनों को मार दोगे तो रिफ्ट डंगन भी चला सकते हो और डंगन के रिवॉर्ड भी ले सकते हो, क्यों नहीं? इस बात को सुनने के बाद लीडर की आंखों में एक चमक आ जाती है। मोटू साइड से बोलता है, काफी समझदारी है, अपनी खुद की कब्र ढूंढ रहे हो? तो अब लीडर एमसी से बोलता है, जाओ रास्ता दिखाओ, नहीं तो हम तुम्हें अभी मार देंगे। एमसी बोलता है, ठीक है चलो।
और मन में सोचता है ये हत्यारे हैं, बहुत तेज हैं। यहाँ का इलाका खुला है, भले ही मैं 0 कूलडाउन पर कॉर्प्स एक्सप्लोजन के लिए स्केलेटन सोल्जर समन कर लूं, फिर भी इस बात की पूरी संभावना है कि मैं इन्हें यहाँ नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन एक बार जब हम आगे व्हाइट मिस्ट गॉर्ज में पहुंच जाएंगे तो वहाँ का इलाका संकरा है और वो पंख लगाकर भी बचकर नहीं निकल पाएंगे। मेनघुआई भी एमसी की ओर देखते हुए मन में बोलने लगती है, व्हाइट मिस्ट गॉर्ज संकरी है, बचाव करना आसान लेकिन हमला करना मुश्किल, जिससे बच पाना और भी मुश्किल हो जाता है। तुम आखिर सोच क्या रहे हो? सीन दोबारा से बदलता है। वो सभी अब इस डंगन के और अंदर जाने लगते हैं। इसी दौरान इन लोगों के सामने एक लेवल 13 का डेमोनिक मॉथ आ जाता है। हाँ भाई, सिर्फ आता ही है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि ये मास्क्ड आदमी इसके यहाँ आते ही तुरंत गेम बजा देता है, कुछ करने का मौका ही नहीं देता। एमसी अब इन लोगों से पूछने लगता है, आप तीनों भाइयों के अटैक इतने तगड़े हैं, आप तो मिस्ट स्किल डेमोनिक मॉथ को भी वन शॉट कर सकते हैं, आपके लेवल बहुत ऊंचे होंगे, है ना? तो अब मोटू बोलता है, बकवास, हम तीनों लेवल 18 के असैसिन हैं। क्या लेवल 18? इतना बोलने के साथ ही एमसी मन में सोचता है, लेवल का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, जब तक मैं इलाके और अपनी स्किल का अच्छे से इस्तेमाल करूं, मैं इन्हें मार सकता हूं। अब तो मेनघुआई भी एमसी को देखते हुए सोचती है, 3 लेवल 18 के असैसिन के लिए एक लेवल 5 और एक लेवल 8 के नौसिखिए को मारना बस बहुत आसान है। हमारे पास जीतने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है। वो अब भी इतना शांत क्यों है? मेनघुआई के इतना सोचने के साथ ही सीन अब व्हाइट मिस्ट गॉर्ज के अंदर आता है। चारों ओर सिर्फ धुआं ही धुआं होता है और इसी धुएं के अंदर अब हमें एक लेवल 15 का मिस्ट फ्लेम टेल फॉक्स भी देखने को मिलता है। वो अब तेजी से लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीडर इससे बच जाता है और अगले ही पल अपने चाकू से उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर मोटू बहुत ही जोरदार एक लात लोमड़ी के ऊपर दे मारता है और अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से लोमड़ी को मार गिराता है। एमसी अब मन में सोचता है, एक लेवल 15 के मिस्ट फ्लेम टेल फॉक्स को ये अब वन शॉट नहीं कर सकते। इसे मारने के लिए इन्हें स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है और 2 या 3 बार अटैक करना पड़ता है। इसी दौरान लीडर थोड़ा गुस्से के साथ एमसी से बोलता है, क्या हम पहुंच गए? सही जगह कहाँ है? आवारागर्दी करना बंद करो। एमसी बोलता है, इस तरफ, बस अंदर चलो। एमसी की बात सुनकर लीडर कुछ हो जाता है और पूछता है, ये बिल्कुल यही अंदर है? और देखते ही देखते वो लोग और भी आगे जाने लगते हैं। दूसरी ओर एमसी इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बोन स्टाफ निकालने के बाद स्केलेटन सम्मन कर लेता है। वो तीनों भी समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है, लेकिन ये भोसड़ी वाले अब कर भी क्या सकते हैं। मेनघुआई एमसी की ओर देखते हुए मन में सोचती है, वो अचानक से स्केलेटन सोल्जर क्यों समन कर रहा है? अब तीनों चुटिया हंसते हुए एमसी से बोलने लगते हैं, तुम मरने से पहले कुछ वार करना चाहते हो हड्डियों के इन 2 टूटे हुए ढेरों के साथ? हमें वैसे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम बस आज्ञाकारी ढंग से सरेंडर कर दोगे, लेकिन हमें ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने मजाकिया निकलोगे। तो एमसी भी रवैये के साथ इनको बोलता है, वार करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा इरादा तुम्हें यहीं विदा करने का है। एमसी की बातें सुनकर मोटू और मास्क्ड आदमी हंसने लगते हैं और बोलने लगते हैं, बच्चे, क्या तुम्हारी सारी पढ़ाई कुत्तों के भरोसे गई थी? क्या तुम लेवल गैप समझते हो? ये किस्मत है, ऐसा कुछ नहीं जिसे हिम्मत से पूरा किया जा सके। इसी दौरान लीडर बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हम तीनों को मार सकते हो? हाँ, क्या बिल्कुल बेकार का ख्याल है। मेनघुआई मन में सोचती है, क्या वो मजबूर होकर ऐसा करने पर उतर आया है? एक लेवल 8 का शैडो मेज 3 लेवल 18 के असैसिन के खिलाफ जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं है। लेकिन अब एमसी दोबारा से अपने स्केलेटन को समन करने लगता है। तीनों चुटिये इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक और परेशान होते हैं, क्योंकि अब उनके सामने 4-5 नहीं बल्कि एक पूरी फौज खड़ी थी। लीडर बोलता है, धत तेरे की, क्या इस बच्चे के समन अनडेड का कोई कूलडाउन नहीं है? इसे मारो, इसे जल्दी मारो, जब तक ये बच्चा सिर्फ लेवल 8 का है। अगर हमने इसे अभी नहीं मारा तो हमारा खेल खत्म। अब तो मेनघुआई भी मन में बोलती है, मैं समझ गई, बिना कूलडाउन की एक अनडेड सेना, कोई आश्चर्य नहीं कि वो फ्रॉस्ट मोल केव में अकेला जा सका। लेवल 5 के डंगन में घुसते हुए इस तरह की फॉर्मेशन मूल रूप से एक बुलडोजर है, कोई भी मॉन्स्टर इसे नहीं रोक सकता। मेनघुआई के इतना सोचने के साथ ही अब वो तीनों नमूने दौड़कर एमसी की ओर ही आने लगते हैं उसे खत्म करने के लिए। लेकिन एमसी भी सामने से अपने स्केलेटनों को उनकी ओर भेजता है और बोलता है, कॉर्प्स एक्सप्लोजन। देखते ही देखते सारे के सारे स्केलेटन एक एक करके उनके पास जाते हैं और जोर जोर से एक्सप्लोड होने लगते हैं और ये चीज लगातार होती रहती है और इन चुटियों की हेल्थ भी तेजी से कम होने लगती है। और अपना एमसी यहाँ पर और भी ज्यादा कामीना है, वो और भी स्केलेटन लगातार भेजता ही रहता है। इसी दौरान हमें मास्क्ड आदमी को उछलकर एमसी की ओर शैडो स्ट्राइक स्किल का इस्तेमाल करके अटैक करते हुए दिखाया जाता है। साइड से मेनघुआई भी चिल्लाते हुए एमसी से बोलती है, शैडो स्ट्राइक, चेंशी, ध्यान से। और वो यहाँ पर एमसी की छाती पर अटैक कर भी देता है, लेकिन
मास्क्ड आदमी देखता है कि एमसी का जो हेल्थ बार है वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वो शॉक हो जाता है और बोलता है, मैं समझ सकता हूँ कि उसे वन शॉट नहीं किया, लेकिन उसकी हेल्थ कम क्यों नहीं हो रही, ये कैसे मुमकिन है। और वो अब ट्रिपल थ्रस्ट मतलब एमसी के ऊपर लगातार 3 बार अटैक कर देता है, लेकिन इससे भी एमसी का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलता। एमसी ने यहाँ पर हर एक अटैक के डैमेज को स्केलेटनों के ऊपर ट्रांसफर कर दिया होता है। एमसी उससे बोलता है, मुझे सच में अफसोस है, तुम्हारी स्किल्स मेरे खिलाफ बेकार हैं। साले, अगर तू इस कहानी का एमसी न होता तो कब का पिट गया होता। खैर, जो भी हो, अब एमसी की ऐसी ताकत को देखकर मास्क्ड आदमी घबरा जाता है और वहां से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी उसे कंधे से पकड़ता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो बथुआ। एमसी अब उसके मुंह के सामने कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल का इस्तेमाल करता है और उसे हवा में उड़ा देता है और बेचारा एक ही बार में फिनिश हो जाता है। साले को रिवाइव भी नहीं मिलता। तो तीनों चुटियों के अंदर अब सिर्फ बचता है लीडर। एमसी उससे पूछता है, आखिरी दम तक लड़ोगे या घुटने टेकोगे। एमसी की बातें सुनकर अब लीडर घुटनों पर आ जाता है और एमसी से माफी मांगने लगता है। वो बोलने लगता है, मुझे मत मारो, मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरे पास इक्विपमेंट भी है, मैं अपना सारा इक्विपमेंट भी तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। तो एमसी अब थोड़ा बोरिंग तरीके से पूछता है, अगर मैं रहम की भीख मांगू तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। तो लीडर हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हाँ हम जाने देंगे। एमसी बोलता है, मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है। इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर दोबारा से कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और लीडर का कीमा बना देता है। एमसी अब मन में सोचता है, मेरा माना थोड़ा रिकवर हो गया है, और इसी के साथ और भी स्केलेटन समन कर लेता है। एमसी अब मेनघुआई से बोलता है, ये व्हाइट मिस्ट गॉर्ज है, यहाँ कोई मिस्ट फ्लेमटेल फॉक्स कभी भी हम पर घात लगाकर हमला कर सकता है, इसलिए हम लापरवाह नहीं हो सकते। बेहतर होगा कि बीमा के तौर पर कुछ और स्केलीज अपने पास रखूं। तुम क्या खोई खोई सी लग रही हो, लूट गिनना शुरू करो। हमने 70/30 के बंटवारे पर सहमति जताई थी, जल्दी करो। इतना बोलने के साथ ही एमसी अब लीडर की बॉडी से उसका जितना भी माल है वो सब लेने लगता है। एमसी के पास मैसेज आता है, गोल्ड कॉइन्स 85,000, पर्पल गियर 20, ब्लू गियर 5। दूसरी ओर मेनघुआई रोती हुई बोलने लगती है, उसकी तुलना में मेरी हिडन क्लास तो बस बहुत ही घटिया है। एमसी अब मेनघुआई के पास आके बोलता है, गिनती पूरी हो गई, कुल 1,50,000 गोल्ड कॉइन्स, 70/30 के हिसाब से। मैम, 45,000 तुम्हारे लिए। मेनघुआई थोड़ी झिझक के साथ बोलती है, मुझे गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए, ये तुम्हारे हैं। एमसी खुश हो जाता है, तुम्हें सच में नहीं चाहिए? तो फिर ये असैसिन गियर्स, क्या तुम्हें ये भी नहीं चाहिए? मेनघुआई बोलती है, इनमें से कुछ भी उपयुक्त नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई, इसे एक शुक्रिया का तोहफा समझो, ये सब तुम्हारा है। तो एमसी भी कुछ नहीं बोलता और डंगन के और भी अंदर जाने लगता है। कुछ देर बाद हमें सामने और एक फॉक्स को दिखाया जाता है, लेकिन एमसी बिना किसी दिक्कत के कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करके उसे आसानी से फिनिश कर देता है। मेनघुआई मन में सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लेवल 10 के मॉन्स्टर टेरिटरी से गुजरना इतना आसान होगा। और दूसरी ओर एमसी सामने जितने भी मॉन्स्टर आ रहे होते हैं उन सभी का गेम बजा रहा होता है। मेनघुआई अब एमसी से पूछने ही वाली होती है कि वो ये सब कुछ कैसे कर रहा है, लेकिन एमसी उसे ऐसे इग्नोर मारता है जैसे तुम्हारे घर में तुमको किया जाता है। एमसी एक एक करके मॉन्स्टरों को मारता और मेनघुआई उसे देखते हुए सिर्फ रोती, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रही होती है। 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों के सामने एक बहुत बड़ा नीले रंग का पोर्टल होता है। एमसी अब मेनघुआई की ओर देखता है तो मेनघुआई एमसी से बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है। तो कुछ देर बाद वो लोग पोर्टल को पार करके एक रेगिस्तान जैसी जगह पर आ जाते हैं और इन लोगों के सामने लेवल 10 के ब्लैक आर्मर्ड रॉक मैस्टिफ भी होते हैं। मेनघुआई इस चीज को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। नैरेटर हमें बताता है, रिफ्ट डंगन सामान्य डंगन से स्वतंत्र होते हैं, इनके लेवल फिक्स होते हैं और मॉन्स्टर रैंडम होते हैं। यहाँ केवल एक बॉस और कई छोटे मॉब्स होते हैं, कोई एलिट मॉन्स्टर नहीं होता। नैरेटर के ये बोलने के साथ ही अब मेनघुआई एमसी से बोलती है, उनकी अटैक स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन हर चार्ज बेहद खूंखार होता है। उनका कवच मोटा है और डिफेंस ऊंची है, इसलिए बहुत सावधान रहना। तो एमसी उससे बोलता है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। और देखते ही देखते वो दोबारा से बहुत सारे स्केलेटनों को समन कर लेता है। एमसी स्केलेटनों को बस इतना ही बोलता है, मार दो इन सभी को, लेकिन ये स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर एक खरोच भी नहीं ला पाते। मेनघुआई एमसी से बोलती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं। तो मेनघुआई मन में बोलती है, मेरे साथ पार्टी के एक्सेसरी जैसा व्यवहार कर रहा है। एमसी अब अपने स्टाफ को दोबारा से सामने की ओर करता है और इस बार स्केलेटनों को एक चेन की तरह इस्तेमाल करके कॉर्प्स एक्सप्लोजन करता है। इस बार मॉन्स्टर का डिफेंस ब्रेक हो जाता है। तो क्या एमसी अब दोबारा से भूचाल ला देता है और मॉन्स्टर को मार देता है। एमसी का स्टेटस विंडो पॉपअप होता है। पार्टी ने सफलतापूर्वक ब्लैक आर्मर्ड रॉक मैस्टिफ को मार डाला, 180 एक्सपी प्राप्त किया। एमसी शॉक हो जाता है और बोलता है,
ये एक्सपी उम्मीद से कहीं ज्यादा है और इसके साथ ही मन में बोलता है ये लेवल 5 के फ्रॉस्ट मोल का लगभग 3 गुना है, लेकिन मुश्किल में शायद ही कोई फर्क है। ये तो जबरदस्त मुनाफा है। मेनघुआई भी बोलती है पेनल्टी गिनकर एक फील्ड मॉन्स्टर ज्यादा से ज्यादा 30 एक्सपी देता है। यहाँ मॉन्स्टर्स को पीसने से क्षमता कम से कम 6 गुना बेहतर हो जाती है। तो फिर जो आगे आता है वो बहुत सरल है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी किसी दरिंदे की तरह सिर्फ कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल कर करके सारे के सारे मॉन्स्टरों की ग मार ली होती है और इसके बदले में उसे 180 के हिसाब से एक्सपी पॉइंट भी मिलता है। एमसी हमें बताता है रिफ्ट डंगन न केवल भरपूर एक्सपी देते हैं बल्कि ड्रॉप रेट भी सामान्य डंगनों की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंचे होते हैं। सिर्फ छोटे मॉब्स के इस समूह से 1 दर्जन से ज्यादा ब्लू गियर के टुकड़े गिरे, साथ ही पर्पल गियर का एक टुकड़ा भी। ये अफसोस की बात है कि अफिक्स पूरी तरह से हैवी आर्मर और अर्थ रॉक एट्रीब्यूट पर केंद्रित हैं, जो हमारी मेज क्लास के साथ पूरी तरह से टकराते हैं, लेकिन इन्हें ऑक्शन हाउस में ले जाने पर निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी। ये बहुत मूल्यवान है। एमसी के इतना बोलने के साथ ही अब हमें मेनघुआई को भी लेवल 6 पर अप होते हुए दिखाया जाता है। मेनघुआई काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एमसी उसे बधाई बोलता है तो मेनघुआई एमसी से बोलती है मुझे अपनी पार्टी में बुलाने के लिए शुक्रिया, मैं किसी चीज में मदद नहीं कर पाई। तो एमसी बोलता है मेरे साथ पार्टी करने को तो कोई तैयार ही नहीं होता, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। एमसी के इतना बोलने के साथ ही सीन दोबारा से कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहां पर दोनों डंगन के बॉस मॉन्स्टर के पास आ गए होते हैं। इसका लेवल 15 होता है, एकदम गोल्डन कलर का। एमसी अब बिना किसी देरी किए फटाफट स्केलेटनों को समन कर लेता है और बॉस के ऊपर वही कॉर्प्स एक्सप्लोजन का अटैक करता है। लेकिन बॉस थोड़ी ऐसे ही बॉस बन गया। वो अब एक जोरदार दहाड़ मारता है और स्केलेटनों की कचूमर बना देता है। लेकिन जैसा कि हमारा एमसी भी कमीना है तो वो और भी स्केलेटनों को बॉस के ऊपर भेज देता है और दोबारा से कॉर्प्स एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और सफलतापूर्वक इस बार बॉस को भी फिनिश कर देता है। बॉस मॉन्स्टर अब जैसे ही फिनिश होता है उनके सामने एग्जिट पोर्टल आ जाता है और एक स्टेटस विंडो भी आती है। पार्टी ने सफलतापूर्वक ब्लैक आर्मर्ड रॉक मैस्टिफ को मार डाला, 500 एक्सपी प्राप्त किया और इसके साथ ही ब्लू गियर, पर्पल गियर और गोल्ड गियर आता है। एमसी खुश हो जाता है और चिल्ला के बोलता है गोल्ड इक्विपमेंट। हालांकि ड्रॉप्स में अभी भी हैवी आर्मर और अर्थ रॉक अफिक्स हैं, ट्रेडिंग हाउस में इन्हें बेचने पर हमें कम से कम 1 लाख गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। अब साइड से मेनघुआई एमसी से बोलती है तुम सच में किस्मत वाले हो। रिफ्ट डंगनों में ऊंची ड्रॉप रेट के बावजूद लीजेंडरी इक्विपमेंट की ड्रॉप रेट बेहद कम होती है। एक का ड्रॉप होना पहले से ही बहुत दुर्लभ है। और इतना बोलने के साथ ही वो दोनों बाहर आ जाते हैं। सीन दोबारा से बदलता है। शिंग फैमिली एस्टेट की ओर का सीन दिखाया जाता है। शिंग वेई उसके पिता से बोल रहा है पिताजी ज्यादा चिंता मत करो, हो सकता है उन तीनों असैसिन ने मैन्युअली ऑफलाइन डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लिया हो। ये जरूरी नहीं कि उनके साथ कुछ हुआ हो। मैन्युअली ऑफलाइन? मैंने उन्हें चेनशी को मारने के लिए भेजा था और अभी तक कोई खबर नहीं आई। तो उसके पिता थोड़ा चिंतित होकर बोलते हैं उन्होंने न तो मिशन की प्रगति की सूचना दी और न ही बताया कि चेनशी मरा है या जिंदा। तीनों एक साथ इसी वक्त ऑफलाइन क्यों हो जाएंगे? क्या दुनिया में ऐसे संयोग होते हैं? लेकिन अगर वो सच में मर गए तो वजह क्या थी? एक लेवल 8 के शैडो मेज चेनशी की हत्या करना और एक लेवल 5 का नौसिखिया, उनकी संयुक्त ताकत से वो काउंटर किल कैसे हो सकते हैं जब तक किसी और ने हस्तक्षेप नहीं किया? क्या ये जियांग परिवार हो सकता है? क्या जियांग परिवार ने चेनशी की मदद के लिए कदम बढ़ाया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, चेनशी मरा है या नहीं? क्या वो उस लेवललेस इक्विपमेंट पर हाथ डाल पाए जिसे ढूंढने के लिए मैंने उनसे कहा था? शिंग वेई शौक होकर पूछता है पिताजी मैंने एक संभावना सोची है। क्या ऐसा हो सकता है कि उन तीनों ने चेनशी से वो लेवललेस इक्विपमेंट ले लिया हो, लालच में आ गए हों, हमें धोखा देकर उसे लेकर भाग गए हों? आखिरकार वो इक्विपमेंट अमूल्य है, उनका ललचाना तय था। तो उसके पिता गुस्से के साथ अब चिल्लाते हुए बोलते हैं बेकार, वो सब बेकार हैं। मैंने इस संभावना के बारे में कैसे नहीं सोचा? अगर वो सच में इक्विपमेंट लेकर भाग गए तो मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उनकी राख बिखेर दूंगा। शिंगवेई के पिता इतना बोल ही रहे थे तभी एक आदमी अंदर आके बोलता है मालिक, युवा मालिक, बुरी खबर है। हमें खबर मिली है कि चेनशी और जियांग मेनघुआई शहर के बाहर से लौट आए हैं। दोनों सुरक्षित और सही सलामत हैं, एक भी खरोंच नहीं आई। शिंगवेई शॉक हो जाता है और पूछता है क्या वो जिंदा वापस आ गए? उसके पिता अब बोलते हैं चेनशी सच में जिंदा लौट आया। वो तीनों बेकार के टुकड़े सच में नाकाम रहे।